डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में। 1 से लेकर 8 तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे -2/19 व 3/6 का गुणा करने पर सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, -1/9 होगा। अब देखेंगे कैसे होगा। 2/9 आपका लिखा गया है, इंटू गुणा करवा रहा है ये 3/6। 3 को मैंने काटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया। लास्ट में ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 9 और चिन्ह क्या किसका बचा माइनस का। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एक चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप होगा। अब एक चर वाला समीकरण होगा जिसमें एक ही चर में आपका कोई एक्स लग रहा होगा या वाई जेड जो भी लगा रखा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग होता है। तो कई बार बता रखा है, कोई भी चतुर्भुज मान लीजिए या फिर कोई भी गोला मान लीजिए, वर्त मान लीजिए, इसका जो टोटल कोण होता है निकल के आता है वो आता है हमेशा 360 डिग्री। इसका भी क्या आएगा भाई 360 डिग्री। तो रट लेना ये चीज़ें। अब देखिए निम्न में से किस संख्या के वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। तो देखिए वर्ग की बात की गई है, वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 है, 2 को 2 से गुणा करूँगा तो 4 आएगा, 7 को 7 से गुणा करूँगा तो 9 आएगा, 3 को 3 से करूँगा तो भी 9 आएगा, 9 को 9 से करूँगा तो 81 में 1 जरूर आएगा भाई, ठीक है। और यही पूछ रहा है यहाँ पे 1 किस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम के टेस्ट है वो ऐप पे अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। एक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो देना चाहे वो जाके दे सकता है भाई। अब देखिए संख्या 9 की घन संख्या होगी। अब घन का मतलब क्या होगा, उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। तो 9 को 3 बार गुणा कर लेते हैं भाई। 9 नाम 81 हो गया, फिर 9 से गुणा किया तो 9 एकम 9 और 9 8 72, तो 729 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से सही क्या है। अब देखिए यहाँ पे बट्टा जो होता है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बट्टे का मतलब होता है कि जो अंकित मूल्य है, मान लीजिए कि अंकित मूल्य आपके पास 100 रुपये है किसी वस्तु पे, आप दुकान पे गए और उस पर लिखा हुआ है 100 रुपये। अब लेकिन आपने क्या किया, उसका कितने रुपये दिया, आपने 95 रुपये दिए, यानी कि आपको बट्टा दिया गया है भाई, ठीक है। दुकानदार ने बोला कि आपको बट्टा दिया जाता है, बट्टे को हम छूट भी बोलते हैं। तो 100 रुपये अंकित मूल्य था, आपने 95 दिया, तो क्या हुआ भाई 5 रुपये का क्या हुआ उसका बट्टा मिल गया, उसको छूट मिल गई, है ना। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। तो द्विपदीय जो व्यंजक है वो यहाँ पे हो जाएगा बी वाला 5 - 3xy, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला है 8 नंबर का क्वेश्चन। 4 की पावर 9 इंटू 4 की पावर 3 का घातांक रूप है। तो देखिए यहाँ पे पहले भी कई बार बताया, दोबारा आराम से ध्यान रखना। कभी भी कोई पावर होती है, मान लीजिए ये लिखा गया आपका ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा गया 4 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है और यहाँ पे भी 4 है, मतलब आधार क्या है समान है, ठीक है। आप एग्ज़ाम में भी ऐसे लिखेंगे ना कि दोनों जो दिए गए हैं डिजिट उनमें आधार समान है, इसलिए जो गाते हैं वो क्या होगी भाई जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे एग्जाम में लिखते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है, जो कॉपी चेक कर रहा है वो समझ जाता है कि विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से आता है भाई दीदी, ठीक है। तो आधार समान है तो आधार समान ही रहेगा और गाते जुड़ जाएगी। तो गाते कितनी है 9 और 3 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नियम है वो आपको लिखना होगा कि इसमें कौन सा गुणधर्म लागू हुआ है। तो यहाँ पे साथियों आप लिखेंगे इसमें कौन सा गुणधर्म है, गुणन की क्रम विनिमेयता का सिद्धांत है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गुणन की क्रम विनिमेयता, ठीक है, गुणन की क्रम विनिमेयता का सिद्धांत इसमें भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समीकरण आपको दिया गया है, इसको हल करना है। बहुत आराम से समीकरणों को आप हल कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं समीकरण तो हल करने में। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 2x/3 + 1, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो भाई, ठीक है। बराबर में आपको दिया गया है 7x = 15 + 3, इसके कुछ नहीं है 1 लगा लो भाई, ठीक है। ये समीकरण हो गया। अब इसका मैंने लघुत्तम लिया तो कितना आ गया भाई 3 आ गया। ऊपर आ गया 2x, ये 3 बार गुणा होगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। बराबर में इधर करेंगे, इधर लघुत्तम लिया कितना आ गया 15 आ गया भाई, ठीक है। ऊपर तो ऐसे कैसे आ गया 7x, ये 15 बार आएगा प्लस 15 × 3 = 45, ठीक है। इस प्रकार से बन गया। अब आपको क्या करना है, x की संख्याएं एक तरफ रखनी है, y की संख्याएं एक तरफ रखनी है,
और जो नीचे की संख्या है इनको हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे भाई, ठीक है। वज्र गुणा मतलब ये 15 तो इस समीकरण से गुणा हो जाएगा, ये 3 इस समीकरण से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे गुणा करके आप इसको सोल्व कर लेंगे। बाकी पूरी PDF फाइल सॉल्यूशन के साथ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, वो वहाँ पे जाके देख लेना भाई, ठीक है। मोस्टली मैंने समझा दिया कैसे करना है, ठीक है। और आपको बता दूं कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ से लिखता हूँ, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा लिखा जाता है ये, ठीक है। तो आप थोड़ा देख लेना भाई लोगों, है ना। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, घन के इकाई अंक। अब यहाँ पे 8 है भाई, ठीक है। तो 8 यहाँ पे लिखा गया है, तो वापस से मैं 8 से गुणा करूँगा, तो 8 8 कितना हो गया 64। फिर मैं 8 से गुणा करूँगा तो 832 मतलब 2 आएगा भाई इसमें, तो घन का एक, ठीक है। किसने आएगा इसमें 2 आएगा। अब 9 का है तो घन करूँगा मैं, एक बार किया तो 81 आया, फिर 9 से करूँगा तो 9 1 9 मतलब इसमें क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। एक में 2 आएगा और एक में क्या आएगा आपका 9 आएगा, ठीक है। ये आपको लिखना है भाई, ठीक है। बाकी आप इसका घन करके लिख लेना। बाकी मैंने आंसर बता दिया, इसका तो 2 आएगा, इसका 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करना है आपको। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए अनुपात ज्ञात कर लेते हैं भाई, कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको बोला गया है कि एक तो है 15 किलोमीटर का, तो यहाँ पे आपने लिखा 15 किलोमीटर पर हावर, अनुपात आपने लगाया इधर, इधर क्या है भाई 30 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। दोनों लिख लिया। इसको मैंने काटा 15 एकम 15, यहाँ पे अनुपात है, और 15 दूना 30, तो 1:2 मेरा क्या आ गया, सही आंसर आ गया। बस आपको काटना ही तो था, काट पीट के छोटा करना होता है भाई, वो अनुपात बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न है, यहाँ पे सत्य असत्य आपको बताने हैं। यहाँ पे देखिए a⁻m बराबर 1/m होता है क्या, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे अगर इस प्रकार से कोई संख्या लिखी गई है, इसका मतलब माइनस ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो नीचे बटे में जाके उसका पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा, तो ये बात सही है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है -2⁻³ गुणा 2⁻4 बराबर 2⁻3 + 4 है क्या। देखिए आधार समान है, बिल्कुल भाई आधार समान है। घाते क्या है -3 और -4 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, जबकि यहाँ पे माइनस का रहेगा, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे a⁻m बटा a⁻n बराबर a⁻n - m होता है क्या, तो ये असत्य है। क्यों भाई, देखिए a⁻m - n होता तो चल जाता, क्योंकि यहाँ पे n पहले लिख दिया, m बाद में लिखा है, जबकि पॉजिटिव वाला पहले ही ऊपर है, उसको माइनस कर दिया, जबकि वैसा नहीं होगा, इसलिए असत्य है भाई, ठीक है। आगे का प्रश्न जो है, इसमें आपको ये पूछा गया है कि इसका विस्तार रूप जो होगा वो ये होगा क्या, तो ये भी गलत है। देखिए यहाँ भाई 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे आएगी भाई, ठीक है। 6 जीरो नीचे आएगी तो ऊपर भी माइनस का 6 लगेगा, यहाँ पे 5 लगा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित का आपको आंसर देना है, ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक में। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो समचतुर्भुज जो भी होता है साथियों, उसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं भाई, समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक आयत में विकर्ण के माप होते हैं। एक आयत मान लीजिए भाई, ये आयत है आपका, ठीक है। अब इसमें जो विकर्ण है, विकर्ण का मतलब हो गया इस प्रकार से डल रहा है, इस प्रकार से डल रहा है, तो ये क्या होते हैं भाई, बिल्कुल बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, बराबर, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग है वो कितना होता है भाई, तो 360 होता है, अभी हमने बात करी है। और बहुभुज के बहिष्कोणों का योग ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था n बटा क्या होता है भाई, सॉरी n हमें ज्ञात करना होता है, मतलब कितने हैं, कितने कोण वगैरह, तो यहाँ पे 360 बटा यहाँ पे कोण लिख देते हैं अपन, ठीक है। यह कोण इधर दिया गया तो n नीचे इधर आ जाएगा बस, ठीक है। यदि समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो क्या होगा, वह समद्विभाजित होगा भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खंड ए और खंड ब को मिलान करना है, तो ऑलरेडी मैंने कर दिया है, बाकी आप देखो यहाँ पे दिया गया a गुणा b + c। अब मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर में दिया गया है, ये मेरा सही आंसर है। इस प्रकार से सबको टिक कर लिया है। बाकी देखिए मैथ है, गणित है, गणित में कोई भी आपको कितना ही बता दे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हल करके नहीं देखेंगे, तो भाई एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो मैथ में यही होता है। हाँ देखिए पेपर कैसे हैं, क्या है, कैसे हल हो रखा है देखिए, लेकिन उनको साथ साथ आप भी कोशिश करिए भाई, ठीक है। इसलिए मैंने पेपर की PDF फाइल आपको दे दी है, नोट सेक्शन में जाकर डाउनलोड करें, आराम से पढ़े भाई, ठीक है। देखिए इन प्रयोगों में आप जो भी प्रमाण देख सकते हैं उन्हें लिखिए भाई। पहियों को घुमाना, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, तो इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है वो आपको बताना है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से 441 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है भाई, 4 4 1 लिखा,
अब आज ये गुणनखंड चालू कर दीजिए भाई। ठीक है, सबसे पहले 2 से करेंगे अपन, ठीक है, या फिर 3 से करेंगे। 2 से भाग जा रहा है तो करेंगे लास्ट का, देखिए 1 है। अब लास्ट में 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा ना, इसलिए हम 3 से करेंगे भाई। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 1 बच गया, 14 का 3 चौक 12, और कितने बच गए 2, और ये कितना होगा 21, 3 7 21, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं करूँगा 3 से दूंगा वापस से, 3 से वापस से दिया तो मेरा ये आ गया 49, ठीक है। फिर यहाँ पे 49 पे फिर 7 का जाएगा, 7 7 49, और फिर 7 का जाएगा 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में मेरा क्या क्या निकल के आ गया, देखिए 3 3 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ये निकल के आ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा, जो डबल जोड़े होते हैं उनमें से 1 ले लेते हैं, इधर भी 1 ले लिया, तो 7 ये क्या आ गया मेरा 21 आ गया। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया भाई, 21 आ गया। 21 को अगर मैं 21 से गुणा करूँगा तो 441 आएगा मेरा, ठीक है। तो अब मैंने गुणनखंड विधि से भी बता दिया, ऐसे कर लेना भाई, ठीक है। अब देखिए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंत कोण है वो 165 डिग्री का है। ऑलरेडी मैंने बताया था ये समीकरण आपका, देखिए n-2 आपका ये हो गया इंटू 180 बटा n आप कर सकते हैं, या तो ये आप ये कर लीजिए। अगर ये नहीं करना चाहते हैं आप तो आप क्या करेंगे, 360 वाला लगा के देख लीजिए, बेस्ट हो रहेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 165 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो 180 डिग्री में भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे अपन, 360 डिग्री का मेरा ऑलरेडी टोटल होता है मेरा, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। अब मेरे को इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, n-2 डिवाइड बाई n इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n मतलब भुजाएं मुझे ज्ञात करनी है, तो n तो मुझे पता ही नहीं है, n-2 मेरा हो जाएगा एक बार, और यहाँ पे भी n रहेगा इंटू 180 भी रहेगा, बराबर में कितने बराबर है ये, मेरे को कितना दिया गया है, मैं यहाँ पे 165 दिया गया मेरे को, कितना दिया गया भाई 165, ठीक है। अब 180 में से 165 जाएंगे, 180 में से 165 निकालूंगा मैं, बराबर में मेरा 360 के बराबर रहेगा टोटल समीकरण की मैं बात करूँ तो पहले, तो 165 में 180 गए तो मेरा आ गया 15n बराबर 360। अब n मेरे को याद करना है, तो 360 बटा 15, 15 से काट लूँगा मैं, 15 दूना 30, 15 चौकू 60, मतलब 24 क्या होगी उसकी भुजाएं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि आपको ज्ञात करनी है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को चीज़ें याद रखनी है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है, ये याद कर लेना आप। अब इसको अप्लाई करते हैं, मूलधन हमारा है 15,000 रुपये, गुणा समय मेरा 2 वर्ष, दर है मेरी 5 वर्ष, ठीक है, और 2 वर्ष ये हो गया, बटे में मेरा क्या जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 को 2 जीरो से 2 जीरो मैंने यहाँ पे काट दिया, 5 दूनी हो गया 10, 10 का मतलब 150 था, 1 जीरो जोड़ दिया, 1500 रुपये आ गया मेरा, ठीक है। तो 1500 रुपये मेरा उत्तर आ गया। अब 1500 रुपये तो मेरा क्या है, साधारण ब्याज आया है। अब ये क्या कह रहा है, अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि, तो ब्याज तो 1500 रुपये हो गया, अब भुगतान करूँगा तो भाई मूल राशि भी तो दूंगा साथ में और ब्याज भी दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15,000 प्लस 1500, ये कितने बन गए भाई 16,500। तो टोटल आंसर ये आ गया मेरा, ठीक है, ब्याज और ब्याज के भुगतान की। तो आप दोनों को दिखा देना यहाँ पे, ये तो आ गया था ब्याज, ये आ गया मूलधन, टोटल जो पैसा है वो ये देना है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे कह रहा है कि 15 श्रमिक है, किसी दीवार को है वो 48 घंटे में बना लेते हैं, दीवार का मतलब एक दीवार बराबर में, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ये बन गया मेरा समीकरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये काटूंगा मैं, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, 2 से काटा यहाँ पे कितना आ गया भाई 24, ठीक है। तो 24 मेरा आंसर आ गया, x के बराबर 24 आ गया। तो यही कह रहा है कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो मुझे टोटल 24 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी भाई, ठीक है। ऐसे आपको करना है आराम से, आप बहुत ईजी है, देखिए एक स्टेप में आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण आपको दिए गए को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। तो इस प्रकार के समीकरणों को आप हल करना भाई और उत्तर की जांच कर लेना। समीकरण हल करना ऑलरेडी आपको बता ही दिया गया है, इनको आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है अलग अलग का, फिर जो संख्याएं आएगी जो वज्र गुणा करना है भाई, लास्ट में जो बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आपका आ गया है।
पाई चार्ट में आपको क्या करना है कि ये जो चीज़ें दी गई है इनको इंगित करना है, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। गुणनखंड आपको आराम से कर लेने भाई, ठीक है। बाकी पूरी PDF फाइल में आपको आंसर सहित